Good morning, everyone. This is class ninth, chapter number 2. What is democracy and why democracy? And today, my topic is first, rule of law, respect of rights, second, summary definition, and third, why democracy. इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग कानून का राज और अधिकारों के आदर के बारे में बात करेंगे और परिभाषाओं के सारांश के बारे में जानेंगे और डेमोक्रेसी हमें ज़रूरत क्यों होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। Now, Zimbabwe attains independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader, Robert Mugabe, has been ruling the country since independence. Elections have been held regularly and always won by ZANU-PF. President Robert Mugabe is but also uses unfair practices in elections. Over the years of government has changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. जैसा कि हम लोग के लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझ रहे हैं, जिम्बाब्वे में 1980 में अल्पसंख्यक गोरों से आज़ादी मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज आया। जानु पीएफ जिम्बाब्वे की एक पार्टी है जिसने स्वतंत्रता के बाद यानी देश के आज़ाद होने के बाद वहाँ पर शासन करना शुरू किया था। इस दल के नेता प्रमुख थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। वो आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव हर साल होते थे लेकिन जीत हमेशा रॉबर्ट मुगाबे और उनके दल को मिलती थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि रॉबर्ट मुगाबे और उनके दल को ही हमेशा जीत मिलती थी? रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय, लेकिन वो चुनाव जो कराते थे वो गलत तरीके से अपनाते थे। कई बार उन्होंने अपने यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे यानी संविधान थे उसमें राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की, यानी कि उनके पावर को और आगे बढ़ाया, पर जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबल क्या प्रेसिडेंट्स की थी उसकी जवाबदेही को कम कराया। Opposition's party workers are harassed and their meeting disputed. Public protests and demonstrations against the government are declared illegal. There is a law that limits the right to criticize the president. Television and radio are controlled by the government and give only the ruling party version. There are independent newspapers, but the government harasses those journalists who go against it. The government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges. जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक जो वहाँ पे पिछड़ा वर्ग था उन्हें दूसरे देश यानी गोरों से आज़ादी मिली। उसके बाद जिम्बाब्वे में 1980 के बाद जानु पीएफ के शासन तंत्र चलाता था जो 1980 के बाद से शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर जानु पीएफ के अलावा यानी जानु पीएफ एक पार्टी है, वहाँ पे उस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं आती थी, बल्कि अपोजिशंस वहाँ होते थे लेकिन दूसरी पार्टी नहीं आ पाती थी। क्यों नहीं आ पाती थी इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ की विपक्षी दलों को। जैसा कि वहाँ की जो विपक्षी दलें होती थी उन्हें वो परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ करी जाती थी। सरकार विरोधियों
प्रदर्शनों और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित कर दिया जाता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण थे और उन पर सिर्फ शासक दल को विचार को ही प्रसारित किया जाता था। अखबार स्वतंत्र तो होते थे, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसले की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डालना शुरू कर दिया था। अब इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। जिम्बाब्वे में 1980 के बाद अल्पसंख्यक यानी वर्ग था, वहाँ पर गोरों का शासन हुआ करता था, लेकिन 1980 के बाद वहाँ पे जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली। 1980 के बाद वहाँ होती थी एक पार्टी थी जिसका नाम था ज़ानू पीएफ। ज़ानू पीएफ 1980 के बाद से ही लगातार वहाँ पर शासन करती थी। आखिर वहाँ पर क्या ऐसी व्यवस्था थी कि ज़ानू पीएफ ही की शासन चलाती थी? और ज़ानू पीएफ के प्रमुख नेता थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन करते थे। रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, जबकि वो लोकप्रिय नेता होते थे। रॉबर्ट मुगाबे ने राष्ट्रपति के अधिकारों को और इंक्रीज किया, यानी कि उन्होंने संविधान में संशोधन कराया राष्ट्रपति की शक्तियों को, और राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ावा दिया और उनके खिलाफ जो आलोचक थे उन्हें दबाने की कोशिश की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टी के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ बोलता था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सरकारी नियंत्रण, यानी कि टेलीविज़न, रेडियो पर सरकारी नियंत्रण थे। मैंने ये भी आपको बताया कि अखबार तो स्वतंत्र होते थे, लेकिन उस पर धीरे धीरे पार्टी की नियंत्रण होती चली गई, जिसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मीडिया ही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी क्षेत्र में। अब यहाँ पर हर साल चुनाव तो हो रहे हैं जिम्बाब्वे में, लेकिन इसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रॉबर्ट मुगाबे, वो अपने यहाँ अपने राष्ट्रपति की शक्तियों को इंक्रीज कर रहे हैं और अपनी जवाबदेही को कम कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते, बल्कि ये मोनार्की हो जाएगा, यानी कि तानाशाह हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया को लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं जहाँ पर मीडिया, रेडियो, अखबार सरकार के नियंत्रण में हो और जहाँ पर जजों को दबाव डाला जाए? तो ऐसी प्रक्रिया को लोकतंत्र कहा ही नहीं जा सकता। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic. Popular leaders can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it's important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political oppositions. जिम्बाब्वे के उदाहरण से यह पता चलता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना भी ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद स्थितियों पर भी। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी भी ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि जिम्बाब्वे के उदाहरण से ये पता चलता है कि शासकों, चाहे शासक हो, वो जनादेश पाने के लिए हर तरह के हथकंडे को अपनाता है। लोकप्रिय नेता भी अलोकप्रिय हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल पाकिस्तान को समझा था, चाइना को समझा था,
अब जिम्बाब्वे को समझिए। जिम्बाब्वे में मैंने बताया रॉबर्ट मुगाबे किसी भी तरीका यानी कि किसी भी तरीके से अपने पार्टी को सत्ता में लाते थे। वो अपनी शक्तियों को इंक्रीज करते थे और विपक्षी को दबाते थे। वहाँ पर जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन वो नाम मात्र की बराबर थी। वहाँ पर तो शासन तंत्र धीरे धीरे तानाशाह के रूप में बदलता जा रहा था, लेकिन नाम था कि वे डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि वैसा डेमोक्रेटिक कंट्री लग नहीं रहा था। समरी definition. Now, let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition stat. Democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. जैसा कि हम लोग शुरू से इस सरल परिभाषा से बात शुरुआत की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा की जाती है। पर हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, तो यह परिभाषा पर्याप्त ही नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है, जो मुख्यतः इस प्रकार हैं। फर्स्ट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। मीन्स लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने आपको चीन और जिम्बाब्वे के बारे में बताया था, तो इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो प्रमुख फैसले शासक करते हैं, तो शासक किस टाइप के होंगे आप समझ गए होंगे चीन के उदाहरण से और जिम्बाब्वे के उदाहरण से। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की है कि जिसे हम चुनते हैं वही तानाशाह बन बैठते हैं। एंड सेकेंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी to the people to change the current rulers. लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा सरकार को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल भारत को मान सकते हैं। भारत में एक ही सत्ता लगातार नहीं रह सकती। वो जनता पे निर्धारित करती है कि कौन से शासक को लाना है और कौन से शासक को हटाना है। ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी खासियत होती है। थर्ड पॉइंट, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। जैसे कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में अवसर सभी लोगों को समान अवसर से उपलब्ध कराता है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सभी लोगों को, लेकिन एस्टोनिया और सऊदी अरबिया को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है। एस्टोनिया में तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, बल्कि अगर सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया में तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग की बात आ रही है, ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। लेकिन दुनिया और सऊदी के ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र में सभी लोग एक बराबर हैं। फोर्थ पॉइंट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिस। जैसा कि हम लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक को समझ रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती है। अब इसे ध्यान से समझिए। चुनाव से बनी सरकार, चुनाव कौन करता है? जनता करती है। और संविधान के द्वारा तय की गई कानून, यानी संविधान के द्वारा जो कानून बनी है और चुनाव से बनी जो सरकार है, अगर शासक संविधान के द्वारा काम करती है जनता के हित के लिए, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था। चीन,
जिम्बाब्वे पाकिस्तान को भी पड़ा था, लेकिन वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो वहाँ के शासक हैं वो मोनार्की यानी तानाशाह बन कर के बैठे हैं। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं इस देशों को जो जनता की हित की बात ना करें। हमने भारत का भी उदाहरण लिया था। आप जिम्बाब्वे को पढ़ ही चुके हैं कि जिम्बाब्वे में लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद वहाँ के शासक तानाशाह बन कर के बैठे हैं। स्टूडेंट, पार्ट थर्ड इज फिनिश्ड। थैंक यू।